नमस्कार मित्रों, पीसीएस गंगा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज से हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएस गंगा में प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा दोनों स्तर की कक्षाएं नियमित रूप से आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएंगी। आप सभी अधिक से अधिक मात्रा में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा उत्साहवर्धन करें और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में अपने मित्रों ग्रुप में शेयर करें। हमारी टीम द्वारा पीसीएस 2026 को टारगेट करते हुए हर संभव सहायता आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। अभी हमारा प्रयास मुख्य परीक्षा पर अधिक रहेगा क्योंकि आपकी प्रारंभिक परीक्षा का समय दिसंबर माह में सुनिश्चित है, तो जुलाई माह से प्रारंभिक परीक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाएगा क्योंकि अभी आपका अप्रैल मई जून अच्छा समय है मुख्य परीक्षा की तैयारी करने का। ऐसा नहीं है कि मुख्य परीक्षा की तैयारी जब आप करेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित कोई मार्गदर्शन या कोई जानकारी या तथ्यात्मक जानकारी नहीं मिलेगी। मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा के दोनों सिलेबस लगभग समान है, बस अंतर ये होता है कि मुख्य परीक्षा में आपके लेखन कौशल का परिचय होता है, प्रारंभिक परीक्षा में आपके फैक्चुअल या तथ्यात्मक जानकारी का परीक्षण होता है। अभी मुख्य परीक्षा पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे पास 3 से 4 महीने का समय है। इसीलिए मुख्य परीक्षा पर आपको प्रतिदिन जीएस के प्रत्येक बिंदुओं पर नियमित रूप से 2 से 3 क्वेश्चन मॉडल में, प्रश्नोत्तर मॉडल में आपको कक्षाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आज हम एक प्रारंभिक परीक्षा के लिए आधुनिक भारत खंड से एक वीडियो आप लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं जिसमें यूरोपीय कंपनियों का आगमन से हम आपको एक तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं मित्रों। जब भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ते हैं तो हमें यह पढ़ाया जाता है या हमने सुना है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। तो ऐसा तो नहीं था कि भारत कहीं गायब हो गया था या भारत खो गया था कहीं और वास्को डी गामा आया और भारत को खोजा। समस्या ये थी कि यूरोपीय देश और एशिया के साथ, पूर्वी एशिया या भारत के साथ व्यापारिक संबंध, राजनीतिक संबंध प्राचीन काल से होते चले आए हैं। सिकंदर ने भारत पे आक्रमण कहाँ से किया, कौन सा रास्ता था, क्या वो रास्ता वास्को डी गामा से पहले जानता था, ऐसा क्या था? या रेशम मार्ग के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कि रेशम मार्ग से व्यापारिक संबंध या गतिविधियाँ संचालित होती थी। राजनैतिक यात्री या जिसे हम कहते हैं राजदूत मेगास्थनीज आया आपका, तो कहाँ से, किस रास्ते से आया? तो ऐसा नहीं था कि भारत और यूरोप के साथ व्यापारिक राजनीतिक संबंध नहीं थे और वास्को डी गामा आया और उसने भारत की खोज कर दी। वह भारत अपनी ही जगह पे था। यूरोप के देशों द्वारा भारत से व्यापारिक और राजनीतिक संबंध प्राचीन काल से रहे हैं। समस्या एक उत्पन्न होती है कब? जब उस्मानिया साम्राज्य या इस्लामी देशों में आप पढ़ेंगे तो 1453 में उस्मानिया साम्राज्य ने कुस्तुतुनिया पर नियंत्रण कर लिया। कुस्तुतुनिया ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में आ जाता है और ये तुर्की का क्षेत्र था। तुर्की पे नियंत्रण, उस समय तुर्की आज का तुर्की नहीं, उससे और विस्तृत तुर्की का साम्राज्य था। तो तुर्की पे या अरब देशों पे जब ये उस्मानिया साम्राज्य का नियंत्रण हो जाता है तो यूरोप से जो मार्ग भारत या पूर्वी एशिया से व्यापार करने आते थे वह रास्ता इन लोगों ने प्रतिबंधित कर दिया व्यापारिक गतिविधियों के लिए। तो हम जब देखते हैं कि प्राचीन काल में या मध्य काल में यूरोप और भारत के आवागमन के मार्ग कौन थे, तो हमको 2 मार्ग मिलते हैं। पहला मार्ग था तुर्की, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारत या पूर्वी एशिया के देशों में आना, जिसमें खैबर, बोलन और गोमल दर्रे का नाम आप लोगों ने पढ़ा है। इन दर्रों से होकर ही आते थे, चाहे इन्हीं दर्रों से गजनवी आया, मोहम्मद गोरी आया आक्रमण करने, तो अरब देशों से ही होते हुए ये लोग आते थे। ये स्थल मार्ग था। एक मार्ग और था जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता था और फिर लाल सागर से होते हुए व्यापारी जहाज़ों के माध्यम से अरब सागर होते हुए भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया के देशों में आवागमन करते थे, यहाँ आपके बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करते थे।
जब उस्मानिया साम्राज्य ने यहाँ अरब क्षेत्र पे पूर्णतः नियंत्रण कर लिया तो यूरोपीय व्यापारियों पर नियंत्रण लगाने लगे, और चूँकि भारत से और यूरोपीय देशों से व्यापार अधिक मात्रा में होते थे, मसालों की खासकर व्यापार होता था, तो यूरोपीय देशों को मसालों की ज़रूरत थी या अन्य सामानों की ज़रूरत थी। तो उन्होंने देखा कि ये जब दोनों मार्ग प्रतिबंधित हो जा रहे हैं, हमारे लिए रोक दिए जा रहे हैं, तो हम कोई नया मार्ग खोजें जिससे हमारा व्यापारिक गतिविधियां, हमारी व्यापारिक संबंध बने रहें। तो भूमध्य सागर, लाल सागर वाला भी क्षेत्र ऑटोमन साम्राज्य के अधीन चला गया। स्वेज नहर आपका 1869 में बनती है। स्वेज नहर उस समय नहीं बन पाई थी जब यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन होता है, और ये ऑटोमन उस्मानिया साम्राज्य यूरोप के व्यापारियों से व्यापार करने के बदले बड़े स्तर पे चुंगी और टैक्स वसूला करते थे। या तो स्वयं व्यापार करते थे भारत या पूर्वी एशिया के देशों से, और सामान ले जाके अपनी मंडियों में यूरोपीय व्यापारियों को बेचते थे उच्च मूल्य पर, बहुत ऊंचे मूल्य पर, जिससे यूरोपीय व्यापारियों को बहुत अधिक पैसा देना पड़ता था। तो उन्होंने इन समस्याओं का समाधान करने के लिए एक नया विकल्प खोजा, और वो विकल्प था आपका भूमध्य सागर के क्षेत्र या अटलांटिक महासागर के पूर्वी किनारे से होते हुए अफ्रीका महाद्वीप के नीचे तक आना, जहाँ दक्षिण अफ्रीका है, फिर उसके बाद हिंद महासागर, अरब सागर में प्रवेश करते हुए भारत आना, या श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार, मलेशिया, इन तमाम देशों में आना और अपने व्यापारिक और राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करना। अब यही जो मार्ग था अफ्रीका महाद्वीप के नीचे से आता है, अटलांटिक महासागर होते हुए हिंद महासागर में, यही सबसे बड़ी खोज थी इनकी। और खोज कहाँ से शुरू हुई, यूरोप में ऐसे क्या परिवर्तन हुए? तो सबसे बड़ा परिवर्तन तो यही था कि इनके व्यापारिक मार्ग पर नियंत्रण स्थापित कर दिया गया, रोक लगा दी गई उस्मानिया साम्राज्य द्वारा। फिर इसी समय यूरोप में पुनर्जागरण का दौर चल रहा है, नवीन मूल्यों को बल दिया जा रहा है। नवीन मूल्य मतलब तर्कवाद को प्रमुखता दी गई, तार्किक चीज़ों पर वाद विवाद होना चाहिए। मानवतावाद पे बल दिया गया, वैज्ञानिकवाद पे बल दिया गया, अन्वेषण को महत्व दिया गया, खोजी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया गया। मसालों की बहुत डिमांड होती थी वहाँ पे, और साथ ही साथ इस समय यूरोप में आप देखेंगे तो ईसाई धर्म में उदारीकरण और प्रचार प्रसार की गतिविधियां संचालित होती हैं। धार्मिक कट्टरता को पीछे कर दिया जाता है, और व्यापारिक लाभ की इच्छा तथा औद्योगिक और वाणिज्यिक क्रांतियों को प्रोत्साहन और प्रश्रय देने के लिए ये देश व्यापारिक गतिविधियों के लिए अन्य क्षेत्रों पर प्रवेश करना या वहाँ से व्यापारिक गतिविधियों से आयात निर्यात करने पर बल देने लगे। इन देशों में मुख्यतः पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस, बाद में चल के आपका स्पेन हो गया, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया, इन सब देशों ने इसमें सहायता की। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि पुर्तगाली यूरोपीय कंपनियों का आगमन क्रम कई बार पूछा है आप लोगों से। सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली। 20 मई 1498 वास्को डी गामा भारत पहुंचा। कि कौन था वास्को डी गामा? पुर्तगाली था। उसके बाद आती है कंपनी कौन? डच। ये हॉलैंड या नीदरलैंड की कंपनी थी। ये आती है 1605 ईस्वी में, लेकिन इसकी स्थापना वो होती है 1602 ईस्वी में। फिर आती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 के लगभग, और इसकी स्थापना होती है 1599 में। इसके बाद आती है डेन या डेनिश 1616 में, और अंत में आती है आपकी 1664 में फ्रांसीसी कंपनी। ये तो एक क्रम है जो कई बार पूछा है कि क्रम से लगाएं। तो जब भारत आगमन की बात होती है तो सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेन और फ्रांसीसी है। लेकिन अगर स्थापना की बात करें तो यहाँ पे आपको अंतर दिखाई पड़ता है, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच से पहले हो जाती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटेन में 1599 में होती है, और डच की होती है 1602 में। अगर कभी स्थापना वर्ष पूछ ले तो दूसरे स्थान पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रखना है, तीसरे स्थान पे डच को रखना है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर हम पढ़ते हैं तो पुर्तगाली
सिर्फ पुर्तगाली पे फोकस करते हैं आज हम। तो वास्को डी गामा 20 मई 1498 को भारत आया, कालीकट के तट पर उतरा। कालीकट कहाँ पे है? केरल में पश्चिमी तट पे स्थित है। वहाँ का शासक कौन था? जमोरिन, जो इसका स्वागत करता है। जमोरिन इसकी उपाधि है, इसका मूल नाम समुथीरी था। जमोरिन का मूल नाम एक बार पूछा है, क्या था? समुथीरी था। वास्को डी गामा की अरब सागर में सहायता कौन की थी? अब अहमद इब्न मजीद, ये गुजरात का नाविक था, गुजराती व्यक्ति था। अब थोड़ा एक चीज़ ध्यान दीजिए कि सिर्फ वास्को डी गामा नहीं, उस समय कौन कौन बाहर निकले और अन्य देशों की खोज किए। खोज का मतलब सिर्फ इतना है कि नए क्षेत्रों में प्रवेश किए और बताया कि एक नए मार्ग द्वारा हम यहाँ इन देशों में पहुँच सकते हैं। जैसे कोलंबस निकला था भारत के लिए, स्पेन का नाविक था 1492 में, लेकिन क्योंकि आज की तरह हवा जहाज़ें नहीं थी पानी की कि जो मशीन से चलती थी, पहले पतवार सिस्टम था, तो इसकी जहाज़ अटलांटिक महासागर में हवाओं की दिशा बदलने से अमेरिका महाद्वीप पहुंच गई। जब यह अमेरिका पहुंचता है तो जो देखता है कि जो मैंने भारत के सामाजिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक जीवन के बारे में पढ़ा था, सुना था, वो चीज़ें तो हमें यहाँ कुछ मिल ही नहीं रही हैं। तो कोलंबस ने अमेरिका का नाम रखा नई दुनिया, क्योंकि उसे नई चीज़ें मिली। परंतु बाद में जब अमेरिगो वेस्पुसी नामक इटली का यात्री वहाँ पहुँचा तो उसने कहा नहीं, ये तो अमेरिका है, तो उसी के नाम से अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। बार्थोलोमे डियाज, ये पुर्तगाली था, 1487 में ये भी निकला खोज करने भारत के, लेकिन यह केप ऑफ गुड होप, मतलब समझिए ये अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी तट तक ही पहुँचा, यहीं से वापस चला गया। उत्तमाशा अंतरिक्ष या कीप ऑफ गुड होप इसलिए कहा जाता है कि इसने यह बताया कि हाँ, हम समंदर के एक अटलांटिक महासागर के एक किनारे से पहुंच चुके हैं, जिसके दूसरी तरफ हिंद महासागर का क्षेत्र शुरू होता है। कैप्टन कुक, ये ब्रिटेन का नाविक था, ये ऑस्ट्रेलिया की खोज करता है। तस्मान हॉलैंड का निवासी था, न्यूजीलैंड की खोज करता है। और मैगलन जो था, यह विश्व का चक्कर लगाता है, ऐसा यात्री था जिसने उस समय विश्व का चक्कर लगाया। 1519 से 1522 के मध्य इसने पूरे विश्व का जल मार्ग से चक्कर लगाता है, स्थल मार्ग नहीं, जल मार्ग से पूरा चक्कर लगाता है। तो इस तरह हम इसको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। द्वितीय यात्री कौन आता है वास्को डी गामा के पश्चात? पुर्तगाली द्वितीय यात्री था पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, ये 1500 ईस्वी में आता है। वास्को डी गामा दूसरी बार कब आता है? 1502 में। जब पहली बार वास्को डी गामा आता है तो यहाँ से बताते हैं जो मसाला ले गया था वहाँ उसने 60% अधिक मुनाफे पे बेचा था। तो आप सोच सकते हैं उस्मानिया साम्राज्य की स्थापना के पश्चात यूरोपीय देशों को मसालों की कितनी कीमत चुकानी पड़ती थी कि वास्को डी गामा यहाँ से खरीद के दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी तट से होते हुए अटलांटिक महासागर होते हुए अपने देश पुर्तगाल पहुँचता है, वहाँ पे मसालों को बेचता है तो भी उसको 60% फ़ायदा होता है और कम दाम पे बेचता है। तो उस्मानिया साम्राज्य वाले कितने मूल्यों पर इनके भारत से सामान ले जाके उस्मानिया साम्राज्य से यूरोपीय देशों को बेचते थे ताकि इनको घाटा होता रहता। इसी घाटे को कम करने के लिए तो इन्होंने नई अन्वेषण प्रवृत्ति को ध्यान में रखा कि हम खुद व्यापार करेंगे, हम मध्यस्थता वाला काम नहीं करेंगे। और तीसरी बार वास्को डी गामा 1524 में आता है। ध्यान रखिएगा, वास्को डी गामा 3 बार भारत आया है। तीसरी बार जब आता है तो यहीं पे कोचीन में इसकी मृत्यु हो जाती है, इसकी यहीं कब्र बनाई गई है। प्रथम फैक्ट्री पुर्तगालियों की 1503 में स्थापित होती है कोचीन में। कोचीन में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री 1503 में कोचीन में स्थापित होती है। दूसरी फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित होती है अगर पूछ ले तो कन्नानूर या कन्नूर, 2 नाम मिलते हैं, कन्नानूर या कन्नूर, 1505 में। उसके बाद अनेक फैक्ट्रियाँ स्थापित की जाती हैं, अंजदीव भी है उसी में। पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था।
1505 से 1509 के मध्य अल्मीडा ने एक पॉलिसी लागू की थी जिसे बहुत चर्चा में रहता है, ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति। हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में ब्लू वाटर नीला जल हो जाता है, नीला जल समंदर का होता है, तो इसलिए इसने ब्लू वाटर पॉलिसी थी लागू की। इसका उद्देश्य था हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में व्यापारिक एकाधिकार को नियंत्रित करना और अधिक से अधिक मात्रा में धन या टैक्स वसूल करना। यह एक परमिट व्यवस्था पर आधारित पद्धति थी। चौल का युद्ध होता है इस समय किससे? अल्मीडा के मध्य और गुजरात के शासक के मध्य। गुजरात के शासक ने इसमें अल्मीडा को पराजित कर दिया, परंतु 1509 में महमूद बेगड़ा गुजरात का शासक, मिस्र और तुर्की के समुद्री बेड़े को किसने पराजित किया? फिर अल्मीडा ने। पहली बार अल्मीडा पराजित होता है, लेकिन दूसरी बार उसको पराजित कर देता है। अल्मीडा के पश्चात आता है अल्बुकर्क। यह पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इसने अस्थायित्व प्रदान किया भारत में पुर्तगाली कंपनी को। अल्बुकर्क गवर्नर बनने से पहले भी भारत आ चुका था। याद रखिएगा, अगर कभी पूछ ले कि अल्बुकर्क भारत कब आया पहली बार, तो 1503 में एक बार वह भारत आ चुका था। 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार कर लिया। और कौन था गोवा, किसके अधीन था उस समय? बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से छीन लेता है, मतलब युद्ध में। साम्राज्य विस्तार के दौर में अल्बुकर्क ने पुर्तगाली साम्राज्य का काफ़ी विस्तार किया, जिसमें दमन, दीव, सालसेट, जो मुंबई द्वीप बसा हुआ है आपका सालसेट, बसीन, चौल, मुंबई, मद्रास का सेनफेल क्षेत्र और बंगाल का हुगली क्षेत्र। एक बहुत बार पूछा गया है कि किसने भारतीय स्त्रियों से विवाह करने की अनुमति प्रदान की थी? पुर्तगाली गवर्नर था अल्बुकर्क, जिसने कहा कि भारतीय स्त्रियों से पुर्तगाली नागरिकों को विवाह करके यहाँ पे सामाजिक या सांस्कृतिक संबंध बनाना चाहिए, ताकि यहाँ पे हम अस्थायित्व रूप से शासन कर सकें या अपनी गतिविधियों को संचालित कर सकें। सती प्रथा पर नियंत्रण करने वाला पहला यूरोपीय व्यक्ति था। भारत में सती प्रथा पर रोक लगाने या नियंत्रित करने की नीति लागू करने वाला पहला व्यक्ति था अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने मलक्का जलसंधि और हरमुज जलसंधि क्षेत्र, जो फारस में है, इस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था व्यापारिक गतिविधियों में। हरमुज आज चर्चा में है, क्योंकि ईरान ने हरमुज वाले क्षेत्र पर नियंत्रण करके यह घोषणा कर दिया या डर पैदा कर दिया कि कोई भी विदेशी जहाज, व्यापारिक जहाज हरमुज में बिना ईरान को टैक्स दिया उससे परमिशन लिए नहीं जा सकते। ईरान, इजराइल और अमेरिकी संघर्ष में आप देख रहे हैं। अल्बुकर्क का मुख्य लक्ष्य यूरोप से भारत तक मार्ग पर पूर्णतः नियंत्रण करना, मतलब जो अटलांटिक महासागर से होते हुए मार्ग आता था आपके हिंद महासागर, अरब और फिर हिंद महासागर, भारत और फिर बंगाल की खाड़ी, इस पे पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना चाहता था, ताकि पूरी व्यापारिक गतिविधियां पुर्तगालियों के अधीन बनी रहें। वह भारत में उपनिवेश को स्थायित्व प्रदान करना चाहता था। एक बहुत अच्छी बात यह है कि उसने ब्लू वाटर पॉलिसी बंद कर दी थी। जो अल्मीडा ने प्रारंभ की थी उसको अल्बुकर्क ने समाप्त कर दिया। 1515 में गोवा में इसकी मृत्यु हो जाती है, यहीं पे इसकी मजार बनाई गई है, दफनाया गया है। इसके पश्चात एक गवर्नर आता है नीनो डी कून्हा, 1529 से 1538। इसके बीच में कई गवर्नर छोटे मोटे आते हैं जिनका कोई अच्छा योगदान नहीं रहा। तो नीनो डी कून्हा 1529 से 1538 के मध्य आता है, और इसकी जीवन की सबसे बड़ी बात यह थी कि ये बहादुर शाह जो गुजरात का शासक था, उससे संधि समझौता करने के लिए जहाज पे, पानी के जहाज पे निमंत्रण भेजता है। बहादुर शाह जब वहाँ पहुँचता है तो उसकी धोखे से हत्या कर देता है। 1530 में इसने गोवा को अस्थायी राजधानी बनाया, और गोवा में 1540 में ईसाई धार्मिक न्यायालय, भारत में कोई ईसाई धार्मिक न्यायालय सबसे पहले 1540 में गोवा में स्थापित किया गया।
1538 में गार्सिया द नारोन्हा गवर्नर बना। इसने दमन, सालसेट, बम्बई, हुगली पे आदि क्षेत्रों पे पुर्तगाली केंद्र स्थापित किए। इसने सबसे बड़ी विजय की श्रीलंका में, श्रीलंका के अधिकांश भाग पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1612 में सूरत में पुर्तगाली अंग्रेजों से पराजित हो जाते हैं। स्वाली का युद्ध यही था, इसमें पुर्तगालियों को अंग्रेजों ब्रिटिश कंपनी द्वारा पराजित कर दिया जाता है। 1628 में अंग्रेजों ने हारमुज क्षेत्र, जो अब चर्चा में आप पढ़ रहे हैं, हारमुज क्षेत्र पर नियंत्रण कर लेते हैं अंग्रेज। यहाँ से पुर्तगाली नियंत्रण समाप्त हो जाता है। 1661 में, अब देखिए, 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी का विवाह होता है ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से। और पुर्तगाली इतने बड़े दानी थे, अपना क्षेत्र न देके मुंबई को दहेज के रूप में दे देते हैं। और जब ये मुंबई दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को मिलता है, तो ये क्या करते हैं कि ये इसे 10 पाउंड के बदले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं वार्षिक कर के रूप में, कि हमको 10 पाउंड वार्षिक कर देना और इस पे अपनी सारी आर्थिक, राजनीतिक और व्यापारिक गतिविधियाँ संचालित करो। तो मतलब मुंबई दहेज के रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई चार्ल्स द्वितीय से। चार्ल्स द्वितीय को कौन दिए थे? पुर्तगालियों ने दिया था। पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी को समुद्री डकैती हेतु हुगली, जो इनका अड्डा था, कंपनी थी या फैक्ट्री थी यहाँ पे, हुगली को सैन्य अड्डे के रूप में बनाया और बंगाल की खाड़ी में डकैती का संचालन करते थे। मतलब लूटपाट का काम करते थे बड़े पैमाने पर, जिससे पीड़ित होते हुए लोगों ने शाहजहां से शिकायत की। शाहजहां ने हुगली पुर्तगालियों से छीन लिया। 1634 में बंगाल के शासक महमूद शाह ने फिर से अनुमति दे दी हुगली में फैक्ट्री स्थापित करने की। शाहजहां ने 1629 में छीन लिया था। 1634 में बंगाल के शासक महमूद शाह ने फिर से दे दिया और साथ ही साथ चट्टगांव और सतनाम में भी यूरोपीय फैक्ट्रियाँ स्थापित की गई। पुर्तगालियों ने भारत में क्या क्या लाया? तो अनेक वस्तुएं ऐसी हैं जिनमें इनका नाम आता है। मुख्यतः आलू, टमाटर, मक्का, प्रिंटिंग प्रेस, गोथिक निर्माण शैली, तंबाकू, मूंगफली, ये पुर्तगालियों की देन है, जो भारत में लाए और भारत में इसकी कृषि की जाने लगी। प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से किताबें छपने लगी। गोथिक निर्माण शैली से निर्माण कार्य होने लगे, जिसमें आप देखेंगे जो भी आपके चर्च हैं ये गोथिक शैली में बनाए जाते थे। प्राचीन, जो मतलब आधुनिक भारत में यूरोपीय कंपनियों द्वारा बनाए गए, उसमें गोथिक शैली का उपयोग किया जाता था। कार्टेज व्यवस्था पुर्तगालियों की एक नीति थी, जिसके तहत गोवा का जो भी गवर्नर होता था उससे लाइसेंस लेना पड़ता था व्यापार के संचालन हेतु। अगर आपको हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार का संचालन करना है तो आपको इस कार्टेज व्यवस्था के तहत पुर्तगाली गवर्नर से आपको परमिशन लेनी पड़ती थी। अकबर भी इस लाइसेंस व्यवस्था को प्राप्त किया था। मतलब उसका भी जल सेना या समुद्री विस्तार इतना विस्तारित नहीं था, मजबूत नहीं था, उन्हें उसको भी पुर्तगालियों से यह परमिशन लेनी पड़ी व्यापारिक गतिविधियों के संचालन हेतु। कृष्णदेवराय भटकल के में दुर्ग स्थापित करने की अनुमति प्रदान करता है पुर्तगालियों को। भटकल में कृष्णदेवराय कौन था? विजयनगर का शासक, मजबूत शासक था, बहुत नामी। 1573 में पुर्तगालियों का एक दल कैम्बे गुजरात में अकबर से मुलाकात करता है। तो अकबर गुजरात अभियान में जब जाता है 1573 के लगभग, हम पढ़ते हैं ना गुजरात विजय, तो गुजरात में था। तो उसी समय पुर्तगालियों का एक दल कैम्ब्रे में गुजरात में अकबर से मुलाकात करता है। अब पूरी साम्राज्य विस्तार के दौर में देखेंगे तो सबसे पहले आए, काफ़ी क्षेत्रों में नियंत्रण स्थापित किया, लेकिन बहुत जल्दी ही पुर्तगाली कंपनियों का पतन भी दिखाई देता है। पतन का मुख्य कारण आप पढ़ेंगे तो 1580 में क्या होता है कि पुर्तगाली कंपनी स्पेन कंपनी का एक दूसरे में सम्मिलन कर दिया जाता है, दोनों को एक दूसरे में मिला दिया जाता है।
पुर्तगालियों की सैन्य व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी। आपसी संघर्ष था उनके अधिकारियों, कर्मचारियों, व्यापारियों में। कुलीन वर्ग का वर्चस्व था पुर्तगाल में, जो व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करते थे। सम्राट निरंकुश था, व्यापारिक नियंत्रण में प्रतिस्पर्धा थी, अन्य देशों में विस्तार करते हैं। पुर्तगाली मुख्यतः देखेंगे आप, भारत में तो थे ही, श्रीलंका, इंडोनेशिया, अन्य देशों में विस्तारित करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में जाते हैं, फिर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करते हैं। फिर भी 3 क्षेत्रों पर भारत में इनका नियंत्रण स्थापित रहता है, गोवा, दमन, दीव, और ये 1961 तक स्थापित रहता है, जहाँ से ये अपनी व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करते थे। अब ये एक प्रश्न आया था कि कौन सबसे पहले आए और कौन सबसे बाद में गए। तो याद रखिएगा, पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं और ये सबसे बाद में जाते हैं, क्योंकि भारत स्वतंत्र हो जाता है 1947 में, लेकिन ये जाते हैं 61 में, क्योंकि गोवा पे इन्होंने नियंत्रण स्थापित किए रखा था। इनका कहना था कि ब्रिटेन ने भारत को आज़ाद किया है, पुर्तगाल और ब्रिटेन में कोई मतलब समझौता ऐसा नहीं हुआ है कि जैसे ही ब्रिटेन भारत को आज़ाद करेगा पुर्तगालियों को भी भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। इन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित किए रखा। डचों ने सबसे ज़्यादा पुर्तगालियों को अगर भारत में किसी ने मतलब युद्धों में पराजित किया तो डच थे। इनके अनेक फैक्ट्री क्षेत्रों या अधीन क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया। डचों ने 1641 में मलक्का छीन लिया, 1658 में इनसे श्रीलंका छीन लेते हैं, 1663 में मालाबार तट से इनको हटा देते हैं, भगा देते हैं। ब्रिटिश नागरिक था सेनापति थॉमस बेस्ट, स्वाली 1612। स्वाली सूरत के पास स्थान है, जहाँ एक युद्ध होता है पुर्तगालियों और अंग्रेज़ों के बीच, और पुर्तगाली हार जाते हैं। थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में स्वाली के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को पराजित किया। सेंट फ्रांसिस जेवियर 1542 में भारत आया था। ये कौन था? एक पादरी या धर्म प्रचारक। 1580 में जेसुइट मिशन, पुर्तगाली मिशन था, अकबर के दरबार में मिलने गया, जिसमें फादर एकाबीवा और मॉन्सरेट शामिल थे। भारत के स्वतंत्रता के समय 1947 में पुर्तगाली गवर्नर गोवा में मुख्यतः जोसे सिल्वेस्ट्रे फेरेरा बुस्सा था, और 1961 में जब भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय का संचालन किया गोवा पर नियंत्रण करने के लिए, तब जाके पुर्तगाली भारत से जाते हैं। मतलब एक भारत का विलय, वो भारत में विभिन्न राज्यों 562 रियासतों का विलय पटेल करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन पुर्तगाली बने रहते हैं। ये कभी नहीं कहते खाना हम भारत छोड़ के जा रहे हैं। इनके साथ सैन्य कार्रवाई की जाती है जिसका नाम होता है ऑपरेशन विजय, और गोवा में इन्हें पराजित करके हटाया जाता है। इस तरह हम देखते हैं पुर्तगालियों का भारत में आगमन, उनकी विविध गतिविधियाँ और उनका पतन। अगले वीडियो में हम डच, ब्रिटिश और डेन के साथ फ्रांसीसी कंपनियों से संबंधित चर्चा करेंगे। आप लोग मस्त होकर पढ़ाई करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद मित्रों।